गुड इवनिंग भाई और बहनों, मैं धनेश गुज्जर। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैक्ट में स्वागत है और आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं कि अपन आज और नई क्लास सिंधु सभ्यता की शुरुआत कर रहे हैं। अपन ने कल पढ़ा था इतिहास का विभाजन। इतिहास के विभाजन में अपन बात करी थी। इतिहास का विभाजन 3 रूप में होता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आर्य ऐतिहासिक काल और तीसरा कौन से होता है, ऐतिहासिक काल या इतिहास आर्य। उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल को अपन ने शुरुआत की थी। उसमें प्रागैतिहासिक काल में अपन ने शुरुआत में चर्चा की थी तो उसके 3 उपकालखंड बताए थे। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आज अपन चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे सिंधु सभ्यता से। ठीक है, तो आप ध्यान रहे और या तो मेरे साथ लिखते रहे या फिर जो मैं एक स्क्रीनशॉट के लिए बोलूं तो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहें। अगर सिंधु सभ्यता की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता अपन ने अगर इसके विस्तार है, ये विस्तार अपन सबसे अधिक विस्तार है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। लेकिन फिर भी अपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसकी विस्तृत चर्चा के बारे में अपन आपको बता देते हैं कि यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे कि सिंधु सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता को की जो है वो सर्वमान्य तिथि के अनुसार, जो इसका समय है वो सर्वमान्य तिथि के अनुसार इसका समय है वो समय है रेडियो कार्बन C14 के अनुसार, इसका के अनुसार जो इसका समय है वो समय है 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कौन सा? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये तो हो गया रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय। अब आप बताओगे कि रेडियो कार्बन आपको मैं बताता हूँ रेडियो कार्बन C14 है, इससे अपन कैसे पता लगाएंगे कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। तो इसमें है रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इसमें पता ऐसे लगता है कि जो रेडियो कार्बन C14 है वो C14 की मात्रा जितनी कम आएगी ना उतनी सभ्यता प्राचीन मानी जाती। रेडियो कार्बन C14 की मात्रा जितनी कम होगी उतनी ही सभ्यता प्राचीन होगी। कैसे होगी? C14 के अनुसार इसका समय 2400 ईसा पूर्व से 1750 यूरो। अब अगर बात आती है कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज थी एक अमेरिकी रसायन शास्त्री वीएफ लिवी हैं। इसने ये रेडियो कार्बन C14 पद्धति की खोज की थी। ठीक है, ये तो हो गया रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में। अब बात आती है दूसरी NCERT के अनुसार। NCERT है, इसके अनुसार सिंधु सभ्यता का अगर काल समय की बात बताते हैं तो वह उसके टाइम के अनुसार है, इसका समय टाइम पीरियड वह है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। यह है किसके अनुसार? यह है NCERT के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यहाँ से खोज से कहाँ से स्टार्ट करते हैं? खोज।
अपन पहले शुरुआत करते हैं खोज। तो खोज किसने की? खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी। ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1921 में। किसकी? सिंधु सभ्यता की। अगर बात करते हैं ये सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता कहाँ पे स्थित है? तो ये सिंधु सभ्यता स्थित है कहाँ पे स्थित है? ये है मोंटगेमरी, मतलब स्थित, अपन सॉरी लिख देते हैं, एक सेकेंड। मतलब इसकी स्थिति के बारे में बता देते हैं, ये स्थित कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है गेमरी सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के अंदर। क्या स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसी के बारे में बताते हैं आपको कि इसे है ना, इस मतलब जो इसके निवासी किसे माने गए हैं? निवासी की बात करते हैं अपन शुरुआत में। तो निवासी हैं वो निवासियों की बात करते हैं कि इनके निवासी को द्रविड़ वह भूमध्य सागरीय बताएगी। भूमध्य सागरीय जो भूमध्य सागर यानी कि जो सिंधु सभ्यता के जो निवासी माने गए हैं, कौन माने गए? द्रविड़ व भूमध्य सागरीय। अब बात आते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। किसे कहते हैं? इसे एक तो अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसके बारे में, तो इसकी सिंधु सभ्यता की घोषणा किसने की थी? अब बात आती है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता की घोषणा अपन लिख देते पूरा ही, सिंधु सभ्यता की घोषणा। तो सिंधु सभ्यता की घोषणा किसने की है? तो सिंधु सभ्यता की घोषणा किसने की है? वो सिंधु सभ्यता की घोषणा सर जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल कौन था? उस टाइम की जो पुरातात्विक सभ्यता सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन महानिदेशक था वो कौन था? तत्कालीन महानिदेशक कौन था? सर जॉन मार्शल ने घोषणा की थी कि यहाँ पे कहीं टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता होने के प्रमाण मिलते हैं। किसने की? सर जॉन मार्शल। उस टाइम के क्या था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन महानिदेशक थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये मोटी मोटी जानकारी होगी। इसके बाद में अगर बात करें ये सभ्यता कौन सी नदी पे स्थित है, तो वह है सिंधु नदी पर। कौन सी? सिंधु नदी पर। अब आपको इसके बाद में अपन विस्तार बताएंगे, विशेषता बताएंगे, फिर विस्तार बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ तक सभ्यता फैली हुई है। नहीं तो आपको मैं यहाँ पे विस्तार बता देता हूँ, फिर विशेषताएं बाद में बता देंगे। अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो इधर कौन सी दिशा आ गई? इधर उत्तर। कौन सी दिशा आ गई? उत्तर। इधर कौन सी आ गई? दक्षिण। कौन सी आ गई? दक्षिण। इधर कौन सी आ गई? पूर्व। कौन सी आ गई? पूर्व। इधर आ गई पश्चिम। कौन सी? पश्चिम दिशा। अब बात करते हैं कि अपन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो अगर बात करते हैं उत्तर में इसका विस्तार था मांडा। कहाँ से था? मांडा। अब बात पूछा जाए तो मांडा कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू प्लस कश्मीर। अपन इसको पूरा ही लिख देते हैं, सॉरी, जम्मू वह कश्मीर में।
जम्मू व कश्मीर में कौन सा क्षेत्र पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का? मांडा। ठीक है, ये तो हो गई अपनी। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो वो नदी है कौन सी? वो नदी है चिनाब नदी के किनारे। कौन सी? चिनाब नदी के तट पर, के तट पर। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थान। इसके बाद में अगर बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे जो दक्षिणी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दक्षिण में, वह है देमाबाद। कहाँ पे? देमाबाद। अब ये देमाबाद है, देमाबाद कहाँ पे स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है अगर आपको पूछा जाए तो? ये निश्चित है कौन सी? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी के तट पर। अब ये प्रवरा नदी है, ये नर्मदा नदी की क्या है? सहायक नदी। जो उत्तर में मांडा क्षेत्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु है, वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में विस्तार है देमाबाद महाराष्ट्र। वो कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के तट पर। और प्रवरा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम, ये पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में इसका विस्तार कहाँ से? आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है मेरठ यूपी के अंदर। ठीक है, ये कौन सी नदी के तट पर है? यह है हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी के तट पर। कौन सा क्षेत्र? आलमगीरपुर। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। किसी सिंधु सभ्यता का विस्तार। उसके बाद में पश्चिमी, अब पश्चिमी इसका विस्तार है सूत कागेंडोर। सूत कागेंडोर तक। सूत कागेंडोर तक इसका विस्तार है। और विस्तार ये कहाँ पे पड़ती है? बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के अंदर। ये हो गया पश्चिमी विस्तार। अब पूछा जाता है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये भी तो पूछा जाएगा ना भाई। ये है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सॉरी, ये है दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के तट पर। जो ये सूत कागेंडोर है, सूत कागेंडोर है, ये सूत कागेंडोर पश्चिमी विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान पड़ता है और दास्क नदी के तट पर स्थित है। अपन ये विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप इसको उतार लो। इसके बारे में अपन सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताएंगे, और नहीं तो आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ। इसमें तो जगह है नहीं, थोड़े एक दो बिंदु और है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को जुड़ा राजधानी किसने कहा? जुड़ा राजधानी कौन थी? तो जुड़ा राजधानी कौन सी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसने कहा? विघटन ने कहा। तो अपन अगले बोर्ड में, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अपन इसको मिटाते हैं। सिंधु सभ्यता अपन ऐसे कैसे रहने देंगे। ठीक है, अपन क्या है जो भी लिखते हैं ना, वह मतलब इस प्रकार से लिखिए कि जो भी भाई या बहन पढ़े ना तो उसको मतलब सरल तरीके से समझ में आए। मतलब अपन ये नहीं कि इधर घुसेड़ दिया उधर घुसेड़ दिया। इस वजह से अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और अपना डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जी भाई एक ही बार में मिट जाए। अपन यही बात कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन अपन उनसे कम भी नहीं पढ़ाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फेट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें प्लीज़। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए योगदान बहुमूल्य साबित होगा। और आपके लिए एक और घोषणा कर देता हूँ कि मैं आने वाली 20 तारीख से आपके लिए पॉलिटिकल और जियोग्राफी की क्लासेस की शुरुआत भी कर दूंगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक है, अपन अब बात करते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी
यानी कि राजधानी की बात करते हैं। कौन सी राजधानी? राजधानी की बात करते हैं तो जुड़वा, जो भी अपन बात करते हैं जुड़वा। अब जुड़वा राजधानी किसने बोला ये भी बताएंगे आपको। तो जुड़वा राजधानी थी वो थी हड़प्पा। एक तो हड़प्पा पहली राजधानी ये थी, और उसके बाद में दूसरी पड़ी थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये दोनों को जुड़वा राजधानी माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर बात आ जाए कि जुड़वा राजधानी किसने बोला, तो ये जुड़वा राजधानी किसने बोला था? एक कोई इतिहासकार था, उसने बोला था पिगट ने। किसने बोला था? पिगट ने जुड़वा राजधानी किसको बोला था? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। किसकी बोला था? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, अब बात आई इनकी दोनों की, यहीं पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये कौन सी नदी पे स्थित है? यह है रावी नदी पे। सॉरी, कौन सी नदी पे? रावी नदी पर। ठीक है, ये कौन सी नदी पर है? ये सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर, नदी पर। ये तो अपन इनके नदियों के बारे में बता दिए भाई, ये कौन से स्थान पर स्थित है। अब जब बात आएगी इनकी खोज करता, तो वो अपन जब इनके बारे में पढ़ेंगे ना, जैसे हड़प्पा स्थान, मोहनजोदड़ो स्थान, उस टाइम पे इनकी खोज के बारे में, सभी के बारे में बताएंगे। अब तो अपन सबसे पहले करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं के बारे में। क्या करते हैं? विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषताओं में अपन पहली विशेषता बताते हैं। पहली विशेषता है कि जो ये सभ्यता थी, ये सभ्यता कौन सी थी? ये सभ्यता थी कौन सी? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और उसके बाद में अगर दूसरी बात बताते हैं कि इनके जो घर होते थे, वो घर किस पद्धति में बने होते थे? तो कौन सी पद्धति में बने होते? ग्रिड पद्धति में। यानी कि जो घर बनते थे, वो घर कौन सी पद्धति में बनते थे? ग्रिड पद्धति से। किससे बने हुए थे? ग्रिड पद्धति से। ठीक है, उसके बाद में इनकी एक और तीसरी विशेषता है कि जो इनके जो घरों के है ना, वे मुख्य द्वार किस तरफ होते थे? पीछे की तरफ। मतलब आगे जो सड़क होती थी ना, मुख्य सड़क की तरफ ना होके पीछे की तरफ। किसकी तरफ? पीछे की तरफ। और आपको एक मैं बता देता हूँ, शायद लोथल है, वो लोथल गुजरात में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक भाग है। उसके जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, मतलब इसकी तीसरी विशेषता अपन बता देते हैं कि तीसरी विशेषता मतलब घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, अपन पहले एक पढ़ाई थी कौन सी सभ्यता? वो थी ग्रामीण सभ्यता। किसमें पढ़ाई थी? अपन ने शुरुआत में की थी किसकी? इतिहास की शुरुआत। तो वो कौन सी थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी? ऋग्वेदिक कालीन अपन पढ़ाए थे ना उस टाइम पे। ये वापस कौन सी आ गई? ये होगी नगरीय सभ्यता। फिर वैदिक काल पढ़ाएंगे ना, उस टाइम पे कौन सी सभ्यता आ जाएगी? वापस ग्रामीण सभ्यता आ जाएगी। ठीक है, पहली होगी नगरीय सभ्यता, दूसरी ग्रिड पद्धति में, तीसरी घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। चौथी विशेषता के बारे में करते हैं। तो चौथी विशेषता ये है ना, ये मातृसत्तात्मक, यानी कि इसका जो होता था मातृसत्तात्मक प्रणाली, यानी कि मातृसत्तात्मक, यानी कि इनमें जो मुख्य होता था वो मातृसत्तात्मक, सबसे अधिक मातृसत्तात्मक ही होती थी। उसके बाद अगर पांचवी बात करते हैं, तो पांचवी बात कि ये क्या है? कृषि कार्य इनके जो मुख्य फसल होती थी, वो मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। गेहूं प्लस जौ इनकी मुख्य फसल थी। उसके बाद में छठी बात करते हैं अपन। तो ये छठी बात मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से किसी भी प्रकार के मंदिरों के साक्ष्य अपन को नहीं मिलते हैं। यानी कि मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक। उसके बाद में अगर सात विशेषता बता देते हैं कि यहाँ पे मतलब जो यहाँ के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तलवार से।
तलवारों से परिचित परिचित नहीं थे। ठीक है, ये हो गई 7वीं विशेषता। उसके बाद में 8वीं विशेषताएं, मतलब अपन को या तो क्रमांक लिखना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं जाएंगी। मतलब ये है ना, ये मतलब एक शिव की मूर्ति थी, वो शिव पशुपतिनाथ की मूर्ति की, मतलब पशुपति नाथ था, उनकी पूजा करते थे। उसके आगे पीछे जैसे कि एक तरफ मछली, एक तरफ गेंडा, चीता, हाथी, ऐसे मतलब 4 प्रकार से जानवर थे। तो अपन उसको तो छोड़ते हैं, अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। जो समाज बताई दिए, जो इनकी पसंद थी ना, वो पसंद क्या थी? वो पसंद थी इनकी क्या? शहद। शहद क्या थी इनकी पसंद। ये क्या क्या करते थे? वृक्ष पूजा करते थे। क्या करते थे? वृक्ष पूजा। क्या करते थे? वृक्ष पूजा करते थे। मतलब उस टाइम के जो व्यक्ति थे ना, वो अधिकतर क्या करते थे? वृक्ष पूजा। और ये पशु पूजा भी करते थे। क्या करते थे? पशु पूजा। पशु पूजा किसकी करते थे? कुब्बड़ वाला सांड की। किसकी करते थे? कुब्बड़ वाला सांड की। कुब्बड़ वाला सांड की क्या करते थे? ये पूजा करते थे। उसके बाद में अपन यहाँ पे 1-2 विशेषता और बता देते हैं जो रह रही है। वो उनमें अगर बात करते हैं कि जो एक स्त्री की मण मूर्ति मिलती है, यानी कि स्त्री की मरण मूर्तियाँ सर्वाधिक मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि यहाँ का समाज था ना, यहाँ का समाज मात्र सतात्मक थे। मतलब उस टाइम पे मतलब स्त्रियों को ज़्यादा समाज में, मतलब उस टाइम पे मतलब ज़्यादा योगदान रहा होगा, इस वजह से। उसके बाद में अगर यहाँ पे मतलब सूती वस्त्र यानी ऊनी व सूती वस्त्र, यानी ऊनी व सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनकी अपन आपको 8, 9, 10 के समथिंग अपन को विशेषताएं जो अधिकतर यही पूछी जाती है। ठीक है, कौन सी? एक तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, घर ग्रिड पद्धति में थे, घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। समाज था। वो समाज कौन सा था? समाज था इनका, समाज मातृसत्तात्मक समाज था। मुख्य फसल गेहूँ जो थी, मंदिरों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलती। मतलब ये कहते ये ईश्वर पर विश्वास, मतलब मूर्ति के रूप में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ये मान लो आप। तो इन तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब हथियार थे, वो हथियार तो थे लेकिन ये तलवार से परिचित नहीं थे। वृक्ष पूजा करते थे, इनकी पसंद शहद थी। पशु पूजा करते थे, कुब्बड़ वाला सांड जो इनके लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद स्त्री की मरण मूर्तियाँ जो सर्वाधिक मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। उसके बाद में अगर ऊनी व सूती वस्त्रों के प्रमाण भी यहाँ से अधिकतर मिलते हैं। यह है। अब इसके बाद में अपन शुरुआत करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े बड़े नगर हैं उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपन पहले इनके जो बड़े बड़े नगर हैं उनके बारे में। प्रयास धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रयास हमेशा अच्छा रहेगा। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता चुका हूँ। और आपसे एक ही बात निवेदन है कि आप हमारी जो चैनल है एग्ज़ाम फेड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और हमेशा मेरा भी ध्यान रखें। आपका ध्यान रखने वाला मैं हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अपन बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगरों के बारे में जो भी हैं वो आपको बताएंगे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बड़े नगर वैसे तो प्रमुख 6-7 हैं, लेकिन अपन इन्हीं के साथ साथ जो छोटे मोटे हैं उनको भी देख लेंगे। लेकिन अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे? बड़ों से। ठीक है, कहाँ से करेंगे? बड़ों से। तो पहला नगर की बात करते हैं, धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह है घंगर नदी के किनारे। घंगर नदी पर स्थित, नदी के तट पर। ये गंगा नदी के तट पर। धोलावीरा स्थान कहाँ पे? हिसार। कहाँ पे? हिसार, हरियाणा। खोज की बात करते हैं तो खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सूरजभान अमरेंद्रनाथ ने। किसने? सूरजभान अमरेंद्रनाथ ने इसकी खोज की थी। अब इसके बारे में आपकी विशेषता बताता हूं कि भारत ही नहीं, विश्व में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर है। कौन सा है? धोलावीरा। जबकि अपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगरों की बात करते हैं तो वह है मोहनजोदड़ो। लेकिन धोलावीरा है, ये धोलावीरा अपने भारत और विश्व मतलब पाकिस्तान मतलब जो भी सभ्यता फैली हुई है ना वहां तक, तो विश्व में गिनती आएगी। अगर एक या एक से अधिक देशों में आता है तो विश्व में आ जाता है। तो अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का और विश्व का सबसे बड़ा नगर की बात आती है तो वो आती है धोलावीरा के लिए। अगर बात सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो बड़े नगर की बात आती है कि ओनली सिंधु घाटी सभ्यता तो वो आता है मोहनजोदड़ो। तो अपन में इसकी बात बता देता हूँ कि यानी कि भारत वह विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? या स्थान नगर बोले या फिर स्थान बोल देना ना। कौन सा था? धोलावीरा, जिसकी खोज किसने की थी? सूरजभान अमरेंद्रनाथ ने। कब? हिसार जो कहाँ पे स्थित है? हिसार, हरियाणा में। कौन सी नदी के तट पर है? ये घंगर नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद में अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है वो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, अब ये कौन से स्थान पर है? तो ये स्थान है कौन से स्थान पर स्थित है? मोंटगेमरी, पाकिस्तान के कौन से? सिंध प्रांत में स्थित है। कौन से? सिंध प्रांत में स्थित है। अब इसकी खोज की बात आती है तो खोज कौन करता है? तो खोज की बात आती है तो इसकी खोज कौन करता है? इसकी खोज करता है खोज करता है राखलदास बनर्जी। कौन करता है? राखलदास बनर्जी। ठीक है, अब ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब यहां से अपन को किस किस चीजों के प्रमाण मिलते हैं? तो यहां से अपन को एक मिलता है स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार मतलब स्नानागार। ये स्नानागार है इस सिंधु सभ्यता से
संबंधित है, किससे? सिंधु सभ्यता होने का प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का होने का प्रमाण, मतलब जो ये निर्मितता स्नानागार बनाया गया था उस टाइम पे सिंधु सभ्यता होने का प्रमाण मिलता है। अब इसके बारे में इसके बारे में अपन आज आपको बता देता हूं कि इसकी लंबाई कितनी थी। तो इसकी लंबाई यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इसकी लंबाई, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं लंबा कितना था, चौड़ा कितना था और गहरा कितना था, ये बता देते। तो लंबा था ये 11.88 मीटर। कितना था? 11.88 मीटर, तो ये था लंबा। ठीक है, इसके बाद में अगर इसकी चौड़ाई की बात करते थे 7.1 मीटर। क्या था? 7.1 मीटर इसकी क्या थी? चौड़ाई थी। क्या थी? चौड़ाई। और इसके बाद में अगर इसकी गहराई की बात करते हैं तो 2.43 मीटर के समथिंग इसकी क्या थी? गहराई मतलब गहराई क्या थी? गहराई 2.43, यानी जो स्नानागार अपन को मोहनजोदड़ो से मिला उसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। इसी के साथ साथ अपन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अपन को एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। किसकी? नर्तकी की मरण मूर्ति। कहाँ से मिलती है? नर्तकी की मूल मूर्ति मोहनजोदड़ो से। उसी का बाद इसे जुड़वा राजधानी में शामिल किया गया, यानी कि जुड़वा राजधानी किसे कहा गया था? जुड़वा राजधानी मतलब हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसकी विशेषता में आ गई ये मान लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो शवों को क्या करते थे? यहाँ पर शवों को दफनाते थे, यानी कि शवों को दफनाने की प्रक्रिया कहाँ पे चलती थी? यानी कि प्रक्रिया अवशेष मानने मिलते हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ये हो गई धोलावीरा और मोहनजोदड़ो अपना कंप्लीट। इसके बाद में अगर आपको बता देता है कि यहाँ से एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिलता है। कहाँ से? स्वास्तिक चिन्ह। जो स्वास्तिक चिन्ह होता है वो स्वास्तिक चिन्ह मिला। कहाँ से मिला था? स्वास्तिक चिन्ह भी मोहनजोदड़ो से अपन को मिलता है। और यहाँ से एक आयताकार मोहर मिलती है। वो आयताकार मोहर तो यार शायद हाँ हड़प्पा से मिलती है। ठीक है, ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये भी हड़प्पा से मिलता है। सॉरी, हो जाती है, देखो गलती छोटे मोटे कामों में होती है। ठीक है, ये हो गए अपने, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गई धोलावीरा और मोहनजोदड़ो कंप्लीट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका ना। ठीक है, यहाँ से अपन को प्राप्त। अगर इनमें भी कुछ छोड़ा होगा ना तो अपन बाद में शब्दावली कंप्लीट करा देंगे, उसमें अपन आपको गनवा देंगे भाई मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जैसे कि अपन यहाँ से पशुपति मूर्ति, त्रिमुख वाली मूर्ति मिली थी अपन को यहाँ से, यानी कि पशुपतिनाथ की, यानी कि जो पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ की त्रिमुखी मूर्ति मिली थी। उसके चारों ओर क्या थे? एक तरफ मछली है, ठीक है, एक तरफ चीता है, ठीक है, एक तरफ गेंडा है, एक तरफ क्या है? हाथी, अब प्लस भैंसा भी स्थित था। क्या था? भैंसा। ये पशुपतिनाथ की त्रिमुखी मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। जो उसके चारों तरफ, जो उसके तरफ एक तरफ मछलियाँ थी, एक तरफ चीता था, एक तरफ गेंडा और एक तरफ, मतलब उसके वो आकृति जो मिली थी वहाँ से, मतलब जो अवशेष मिले थे वो सिक्के पर या किसी भी के ऊपर, तो उसमें ये इस प्रकार से विवरण दे रखा था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। और शायद आज क्लास लंबी भी हो गई होगी, तो आपको यहीं पे क्लास को विराम देते हैं और कल अपन शुरुआत करेंगे हड़प्पा, उसके बाद में कालीबंगा, उसके बाद में अपन चन्हूदड़ो, लोथल, सूतकागेंडोर, मतलब जो भी बचे हैं ना उन कल से अपन शुरुआत कर देंगे। ठीक है, धोलावीरा वगैरह। ठीक है, बाय बाय। और आप हमारे चैनल एग्जाम फैक्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के धन्यवाद।
राम राम सर।